Good morning, students. Good morning, students. मैम गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, चैप्टर निकाल लीजिए बेटा अपना, ऋतुराज। चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं आपका, ऋतुराज ओपन कर लीजिए। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट, जिसे अपन हिंदी में रिटायरमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में रिटायरमेंट बोलते हैं और हिंदी में सेवानिवृत्ति बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब सेवानिवृत्ति लेकर के कहाँ रह रहे हैं? जयपुर में रह रहे हैं। तो उनके अब तक 8 कविता संग्रह, अंडरलाइन कर दीजिएगा, 8 कविता संग्रह, 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। जो उनके समाज के जो बहुत सारे लोग हैं, उनकी किस प्रकार से स्थिति हो रही है, किस प्रकार से पुरानी जो दबी हुई परंपराएं हैं उन पे चलते हुए वह किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के साथ में अपनी बहू बेटियों के साथ में उनका शोषण कर रहे हैं, वो सारी चीजों का बखान इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। दैनिक जीवन जो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी है उसका इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। यानी कहने का मतलब है कि इंसान की जो दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं वह किस प्रकार से अपने जीवन में अपना समय व्यतीत करता है, उन सारे क्रियाकलापों का इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। देखिए हमारे आसपास हम देख रहे हैं समाज के अंदर ये चीजें हमें अपने समाज में भी देखने के लिए मिल जाती हैं, अपने आस पड़ोस में भी देखने के लिए मिल जाती हैं कि किस तरह से समाज में बहुओं को, बेटियों को कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और किस प्रकार से एक औरत मजबूर हो करके और अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सारी चीजें इन्होंने भली भांति देखी हैं और उन चीजों को ही उभार कर इन्होंने ऋतुराज जी ने अपनी कविता के अंदर यहाँ पर डाला है, क्योंकि ये रोज का जीवन है जो हम हमारे जीवन के अंदर हम ये क्रियाकलाप करते रहते हैं और देखते रहते हैं। सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी भाषा कैसी है? ये परिवेश जितना भी है उससे और इस लोक जीवन से बखूबी जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर, देखिए आदर्श रूप एक वो रूप होता है कि जो हमारे समाज के अंदर हमारे नियम, एक औरत के लिए नियम बना दिए जाते हैं। तुझे साड़ी में रहना है, तुझे गजबर घूंघट के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना है, तुझे अपने ससुराल वालों की मर्जी, उनकी पसंद, उनकी नापसंद का पूरा ख्याल रखना है, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के ढर्रे पर चलना है, यानी अपनी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो ये आदर्श लोगों ने गढ़ दिए हैं हमारे लिए, जिनका हमें मतलब पूरी तरह से जीवन पर उन्हें निभाते हुए चलना पड़ता है। तो इन आदर्शों से हट करके कि एक तरफ माँ ये भी बता रही है कि तेरे लिए जीवन में ये जरूरी है,
लेकिन कब तक जरूरी है? कि जब तक तेरे अधिकारों का हनन ना हो, तेरा शोषण ना हो, तेरे को किसी प्रकार की दुत्कार ना सहन करनी पड़े। अब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ औरत के अधिकारों का हनन करते हुए उसका शोषण किया जा रहा है, तब फिर कैसी मतलब जो हमें जो बताए गए हैं आदर्श, वो कैसे आदर्श है? वो ताक में रखे रहने चाहिए ऐसे आदर्श। यदि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें सबके सामने प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो फिर औरत का एक दूसरा रूप भी होता है। जहाँ दुर्गा का रूप है वहाँ चंडी का रूप भी होता है उसका, वहाँ काली का रूप भी होता है। तो वही चीज माँ ने बताया है, उन आदर्शों से हट करके वह उसे दूसरी चीज भी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वह उन अनुभवों को भुगत चुकी है, वह अपने अनुभवों के माध्यम से उसे सीख दे रही है, क्योंकि उसने अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसने लोगों को बढ़ता है, उसने अपने ससुराल वालों को बढ़ता है, उसने समाज को बढ़ता है, उसने देश में रहने वाले लोगों की निगाहों को देखा है। तो उन संचित अनुभवों के द्वारा वह अपनी बेटी को एक अच्छी सीख देना चाहती है। तो देखिए कहा गया है कि इस प्रकार से वह उन आदर्श रूप से हट करके सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए क्या हुआ? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? आप लोग अपना स्पीकर ऑफ रखिए बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ उसमें। आचरण संबंधी जो प्रतिभान गढ़ दिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में एक बंधन ही होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। सभी को पता है कि औरत जो होती है कोमलांगनी होती है, कोमल अंगों वाली होती है, नाजुक होती है। तो इसी वजह से सभी जानते हैं कि ये निर्बल है, कमजोर है, पुरुष के सामने इसकी शक्ति क्षीण है। लेकिन आज के समय में औरत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी है। वह इस समाज के सामने अपने आप को एक दूसरे रूप में भी प्रस्तुत कर रही है। इस समाज में बखूबी औरत का चारों तरफ डंका बज रहा है, क्योंकि आज कल के समय था एक पुरुष समाज को बोला जाता है, चाहे कितना भी हो जाए, ये समाज पुरुष प्रधान समाज ही कहलाता है और पुरुषों की ही चलती है। लेकिन फिर भी आज के समय को देखते हुए औरतों के बहुत सारे अधिकार उसे मिल गए हैं। आज बहुत सारी कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से औरत को अपने अधिकार मिल रखे हैं, जिनके द्वारा वह कभी भी अपने स्वयं को सुरक्षित रख सकती है। तो इस सब चीजों से कहा गया है कि पहले समाज में ये था कि उसे कोमलांगनी समझ करके, कमजोर समझ करके उसका उपहास किया जाता था, उसका मजाक बनाया जाता था। तो माँ ने कहा है कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। लड़की सबसे बड़ी बात है, हाँ तू लड़की है, लेकिन इन सब आदर्शों में बंधी रह करके तू अपने आप को एक लड़की यानी कमजोर मत समझना। यदि तेरा समय खराब आए, यदि तेरे को किसी ना किसी प्रकार से तेरा शोषण किया जाए, तो फिर तू उन प्रतिकार जो तेरे लिए गढ़े गए हैं, वो प्रतिमान जो तेरे लिए गढ़े गए हैं, वो आदर्श जो तेरे लिए बनाए गए हैं, तो उनको धो डालना। तो देखिए, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। निश्चित है कि समाज के अंदर एक बेटी ही होती है जो वह अपनी माँ को बखूबी समझती है, उसके अच्छे बुरे का ध्यान रखती है। माँ पर आने वाली अपने मतलब एक विवाह से संबंधित जो जीवन होता है, यदि उसमें परेशानी होती है, तो अपनी बेटी जब अपने बराबर तो नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ ये कहता है जब बेटी समझदार हो जाती है, तो बहुत सारी सुख दुख की बातें एक माँ अपनी बेटी से बतिया लेती है। और जो बेटी की जो परेशानी होती है वो माँ से कहती है। इतना पिताजी से अपन नहीं कह पाते हैं जितना अपनी माँ से अपन खुले हुए होते हैं। तो वही चीज बताई गई है कि सुख दुख के ये दोनों जनी आपस में एक दूसरे की साथी होती हैं। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। इसी वजह से माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है कि जिसमें बंधने के बाद में ना चाहते हुए भी बेटी को एक अपने पियर वक्त वक्त पर आना पड़ता है।
कोई त्योहार हो, कोई काज हो, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, तब आना पड़ता है। पहले उसे अपने ससुराल की निभानी पड़ती है। ससुराल में सबकी मर्जियों को देखना पड़ता है, सबकी राजी में राजी रखनी पड़ती है। अगर वो कह रहे हैं जाना है तो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आना है तो आना है। इस तरह से उसके अपने अधिकार जो होते हैं, अपनी इच्छाएं जो होती हैं, अपनी आकांक्षाएं जो होती हैं, अपनी खुद की मर्जी वह एक ताक में दबा करके बंद करके रख देती है और दूसरों के अकॉर्डिंग जीवन जीने लग जाती है। क्योंकि औरत का जीवन बहुत ही संघर्षशील जीवन होता है। जब तक पियर में रह रही है वो बाप और भाई के अनुसार चल रही है, ससुराल में आने के बाद में वह अपने पति के अनुसार चल रही है, अपने ससुराल वालों के अनुसार चल रही है। और जब उसकी थोड़ी उम्र बढ़ती है, उसका बुढ़ापा आता है प्रौढ़ावस्था के बाद में, तब उसके बच्चे उसके ऊपर ढींग दसेरी करने लग जाते हैं। वो कहते हैं अब ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो यानी शुरू से लेके अंत तक एक बंदिशों में उसके लिए संस्कार बना दिए गए, उसके लिए तरह तरह के नियम बना दिए गए, आदर्श बना दिए गए, प्रतिमान बना दिए गए, इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके सिर पर रख दी गई। औरत का जीवन कहीं से कहीं तक भी स्वतंत्र नहीं है। औरत का जीवन शुरू से लेके अंत तक यही है कि उसे उन बंदिशों के अंदर ही अपने जीवन का निर्वाह करना है। अपनी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है उसके जीवन में। तो यही चीज कहा गया है। इसीलिए ऋतुराज जी ने कहा है कि माँ जब बेटी की विदाई करती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वह अपने जीवन की धरोहर को, अपने जीवन की अंतिम पूंजी को किसी के हाथों सुपर्द कर रही है। अब वह पूंजी या तो वो लोग संभालने लायक, या तो उस पूंजी की वो देखरेख करने लायक लोग हों, नहीं तो उससे पहले मैं उसको ये सीख भी दे दूं कि ये जमाना इस तरह का है, तुझे दोनों रूप में मैं तुझे समझा करके भेज रही हूँ। ऐसा हो तो ऐसा करना और ऐसा हो तो इस तरह का बनकर भी उनको दिखा देना। क्योंकि बात ये भी बोली गई है औरत के लिए कि एक औरत के लिए जो डोली उठती है वो पियर से उठती है, और जो उसकी जनाजा जिसे अपन अर्थी कहते हैं वो ससुराल से ही उठनी चाहिए। समाज ने उसके लिए ये नियम भी बना दिया है। लेकिन हाँ, इस नियम का बखूबी पालन तब होना चाहिए जब उसकी जिनकी छत्र छाया के अंदर वो रह रही है वो उसे मान मर्यादा और अपनी बेटी समझकर अपनी बेटी का दर्जा उसे दे। तो यही चीज यहाँ माँ उसे कहना चाह रही है, समझाना चाह रही है। तो कविता में कोरी भावुकता नहीं है। आप समझो कि कविता में केवल कोरी भावुकता का प्रयोग किया गया है, नहीं, कविता में हृदय को निकाल के रख दिया गया है। हृदय के उभारों को प्रस्तुत किया गया है। एक माँ जब बेटी की विदाई के समय जो अपने दुख, उसके अंदर जो दुख होता है, उसके अंदर जो कष्ट होता है, उसके अंदर जो वो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का उसने बखूबी बखान किया है अपनी इस कविता के माध्यम से। नहीं है बल्कि माँ के संचित अनुभवों की, मैंने आपको बताया कि माँ ने ये अनुभवों को जिया है, इसी वजह से वह अपनी बेटी को समझा रही है कि संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है, अर्थात उस संवेदनशीलता को उन्होंने बताया है। तो ये आपका जीवन परिचय पूरा हो गया। कल से मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। ये अपना एक ही चैप्टर बचा है, 2 टॉपिक इसके बचे हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप लोग अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आतिका सबकी यही खत्म होती है।